Okay, so am I audible and visible to everyone? Yes, ma'am. अगर आप लोगों में से एक भी कोई कैमरा स्विच ऑन कर सकता अपना तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी गिव मी अ मिनट, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। नमस्ते सौरभ, गुड इवनिंग। गिव मी अ मिनट, या वेट। तो या गुड इवनिंग गुंजन। सो कोई बता सकता है लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या किया था? हेलो। Yes, ma'am. ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन और एट प्रेजेंट? Yes, ma'am. What can you see? Can you see a passage? Yes, ma'am. Actually, Hmm, why can't I see that? Okay, got it. Yeah, so start reading. जब ये कंप्लीट हो जाए तो मुझे बोल देना, मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँ। मैम थोड़ा से जूम कर सकते हो? हाँ। Okay, so I guess most of you are done with the passage. I'll wait for 1 more minute. All the first question. First two questions. Give me your answers by writing one का क्या है and then second का क्या है. Anurag, please mention the question number. Yeah, okay. Okay, so I'll just start with the explanation. Okay, so answer of question number one is D. Okay, so who all wrote D? Aisha, Anurag. Okay, Aisha, Anurag, Gunjan wrote D. Okay,
तो मिलिंद, it's not me, I'll just explain. I'm audible, right? I'm audible ना? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ हाँ। सो फर्स्ट का आंसर डी क्यों होगा? पहले तो देखते हैं कि नैन्सी ड्रू मिस्ट्री सीरीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो अब हम जाते हैं फर्स्ट पैरा में, क्योंकि वहीं पर मिस्ट्री सीरीज के बारे में बताया है। सॉरी, वन सेकेंड। या सो पहले में मिस्ट्री सीरीज के बारे में बताया है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1927, बट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1927। 1927 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ है? हार्डी बॉयज मिस्ट्री सीरीज। और क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि नैन्सी ड्रू मिस्ट्री सीरीज, दे आर आस्किंग अबाउट नैन्सी ड्रू। और तो फिर 1927 आंसर नहीं है, बी ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है कि दे वर सो पॉपुलर दैट इन 1930 a similar series was created for girls named नैन्सी ड्रू। मतलब यहाँ क्लियर है कि नैन्सी ड्रू की सीरीज 1930 में इंट्रोड्यूस हुई है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? नैन्सी ड्रू मिस्ट्री सीरीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1930, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, किसी को कोई डाउट? कोई और ऑप्शन क्यों नहीं होगा? ए के सपोर्ट में तो पैसेज में कुछ भी नहीं दिया है, और सी 1925 के बारे में कुछ नहीं बताया है, एंड इनफैक्ट 1929 भी कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है। तो या गौरी, व्हाई डिड यू थिंक कि 1929 वाज द आंसर? मुझे लगा कि पैसेज में मेंशन है, मतलब 1930 की जगह मैंने 1929 पढ़ लिया गलती से। ओके, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा कि कभी भी आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना पढ़ो। मतलब इंफॉर्मेशन चेक कर लिया करो कि सही चूज कर रहे हो या नहीं, क्योंकि बहुत सिली मिस्टेक हो जाएगी। 1 मार्क्स तो लूज करोगे, या 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट which of the following could be the best title for this passage? Okay, so इसका आंसर, सबसे पहले आंसर इसका होगा सी। इसने सी लिखा था। संजना, ओके, आयु, अनुराग, वेरी गुड। आयुष, कबीर, आयशा, गुंजन, ओके, ऑलमोस्ट सबने। संजना, मिलिंद, ओके, गुड गुड। आयुष, वाई डी? अच्छा, फर्स्ट वाले का था क्या? ओके, हाँ, तो सेकंड वाले का आंसर है सी, जो कि आई थिंक आप सब लोगों ने यस किया है। तो एक गुड टाइटल के लिए क्या चाहिए होता है कि वो समराइज कर दे मेन आइडिया पैसेज का, और रीडर्स को पता चल जाए कि उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं पैसेज में। अब सपोज इस पैसेज के ऊपर अगर टाइटल लिखा होता द हार्डी बॉयज एंड नैन्सी ड्रू घोस्ट राइटिंग अ सीरीज, तो हमें पता चल जाता है कि हम इस पैसेज में हार्डी बॉयज और नैन्सी ड्रू के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर ये पैसेज में सिंस टाइटल नहीं दिया था, तो हमें नहीं पता चला कि ये किसके ऊपर है पैसेज। तो एक जो अच्छा टाइटल होता है वो मेन आइडिया कि ओवरऑल पैसेज में क्या पढ़ने वाले हैं उसको समराइज कर देता है। पैरा 1 में भी ऑथर ने हार्डी बॉयज एंड नैन्सी ड्रू को इंट्रोड्यूस किया है। पैरा 2 में भी उसने लगाया कि हार्डी बॉयज एंड नैन्सी ड्रू बुक्स वर रिटन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड घोस्ट राइटिंग। एक सेकेंड, पैरा 2, वेट, ओके, इट्स यहाँ पर मिक्स हो गया है वो। मेरे जो डॉक्यूमेंट है उसमें उसने पैराग्राफ डिवाइडेड है, पर ये लाइन देखी आपकी, नैन्सी ड्रू वर रिटन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड घोस्ट राइटिंग। ओके, सो ये हमने पूरे पैसेज में अगर हम देखेंगे तो घोस्ट राइटिंग के बारे में ही बात हुई है। अब अगर किसी को डाउट है कि बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे, तो जैसे देखिए हम ए घोस्ट राइटिंग अ वे ऑफ लाइफ,
तो ये बहुत ज्यादा जनरल है। एक अच्छा टाइटल शुड नाइदर बी टू जनरल नॉट टू स्पेसिफिक, तो वो इसके मिड में आना चाहिए। अब पहला टाइटल बहुत जनरल है, उसमें हार्डी बॉयज नैन्सी ड्रू का नाम ही नहीं लिया है। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेन जो टॉपिक है वो घोस्ट राइटिंग की प्रोसेस के ऊपर है, ना कि घोस्ट राइटर्स पर। और जो बी है उसमें ना राइटर्स के नाम है, हमारा फोकस है घोस्ट राइटिंग की प्रोसेस पर। तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत होगा। ऑप्शन सी तो सही है, और ऑप्शन डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो पैसेज है वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव टोन में बात कर रहा है। मतलब वो हमें बता रहा है कि हार्डी बॉयज और नैन्सी ड्रू ये दो सीरीज थी, उसके बाद ये घोस्ट राइटिंग की प्रोसेस से बनी है। पर जो ऑप्शन डी है डूबियस, डूबियस का मतलब होता है स्पाइंग सेंस में। डूबियस मतलब जिसपे आप शक करो, डाउट करो, तो डूबियस एक नेगेटिव वर्ड है। तो वो ये शो कर रहा है कि ये पैसेज नेगेटिव टोन में लिखा है, जो कि गलत है। ये पैसेज एक न्यूट्रल टोन में लिखा है। न्यूट्रल टोन यानी वो ना घोस्ट राइटिंग की तारीफ कर रहा है और ना ही उसकी बुराई कर रहा है, वो सिर्फ घोस्ट राइटिंग के बारे में बता रहा है। तो इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी टोन गलत सेंस में लेके जा रहा है। इसलिए आप लोगों की वोकेबुलरी स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको डूबियस का मतलब ही ना पता हो तो शायद आप ऑप्शन डी चूज कर लो। अच्छा, अब ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर हैं? नेक्स्ट पे जाएं या किसी को कुछ डाउट है? ओके, we'll move on to the next questions. Okay, you have 2 minutes to answer two questions. But 2 minutes बहुत है. You have 1 minute to answer two questions. Third and fourth. थर्ड और फोर्थ का एक ऑप्शन नीचे है, तो पहले आप थर्ड कर लो, या वेट अ सेकेंड। हाँ हाँ, अब आंसर कर दो। फोर्थ क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी आंसर करो फोर्थ वाले का। यू गाइस हैव 10 seconds. Am I visible? Yeah. Okay, so I'm visible and yeah. Okay. So third का आंसर है C. Wait, I can't see the document. Yeah. Okay, so थर्ड का आंसर है C. Who all wrote C? अनुराग, सौरभ, आयुष, आयशा, मिलिंद,
ओके, गौरी रोट बी और बाकी सबने सी ही किया है ऑलमोस्ट। ओके, तो थर्ड का आंसर सी क्यों होगा? ओके गौरी, डिड यू चेंज योर आंसर? ओके ओके, सो इवन गौरी थिंक्स दैट सी इज द आंसर। अब फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि which of the following people was a real writer? So पैसेज में क्लियरली मेंशन है कि जो घोस्ट राइटर्स हैं वो कौन होते हैं? दे राइट अ बुक अबाउट स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक फॉर्मूला। तो इसका मतलब है वो भी एक्चुअल राइटर्स होते हैं। आप और मैं भी घोस्ट राइटर्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इमेजिनेशन में हैं, हम भी रियल राइटर्स ही हैं। बस हम एक स्पेसिफिक फॉर्मूला से और बिना आइडेंटिटी रिवील करे राइट मतलब बुक लिख सकते हैं, तो इसलिए हमें घोस्ट राइटर बोलेंगे। तो होते तो हम भी एक्चुअल राइटर हैं। उसके बाद इसमें कहीं पर भी यहाँ आई थिंक यहाँ मेंशन किया था, कहाँ किया था, या वेट, हाँ इसमें क्लियरली मेंशन है कि फ्रैंकलिन एंड कैरोलिन कीन आर नॉट रियल पीपल। तो ये लोग रियल राइटर्स नहीं है, तो हमारे दो ऑप्शन तो चले गए, ए और बी हमारा एलिमिनेट हो गए। टॉम हार्डी एक कैरेक्टर था, राइटर नहीं था। टॉम हार्डी ये हार्डी बॉयज में एक कैरेक्टर था, ना कि राइटर था। उसके बाद कौन बचा? ये क्या नाम है इसका? लेस्ली मैकफार्लेन। इसका लेस्ली का नाम आई रेड समवेयर, लाइक मिल नहीं रहा मुझे लास्ट वीक। अंग्रेजी। या सो हाँ, इसमें लिखा है मोस्ट अमेरिकन्स हैव नेवर हर्ड ऑफ दीज पीपल, लेस्ली मैकफार्लेन। तो ये एक एक्चुअल राइटर थी, क्योंकि हमारे बाकी तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हैं और यही बच रहा है, और ये ऑथर ने मेंशन भी किया है, तो इसका आंसर सी ही होगा। और a ghost, हाँ अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ घोस्ट राइटर इज समवन। अब ऑप्शन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी किसने लिखा है? ओके, ओनली गुंजन रोट सी। वेरी गुड गुंजन, वेल डन। तो इसका आंसर बाकियों ने क्या लिखा है? अनुराग रोट बी। बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। हम ऑप्शन वाइज देखते हैं। घोस्ट राइटर इज समवन हु राइट्स अबाउट मिस्टीरियस और स्ट्रेंज इवेंट्स, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। उसमें ये लिखा है कि घोस्ट राइटर इज समवन हु राइट्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है। हम ये भी बता सकते हैं कि आप एक रोमांस पर नॉवल लिखो, तो बिना आइडेंटिटी रिवील करे अगर वो रोमांस पे नॉवल लिखता है तो भी वो घोस्ट राइटर होगा। तो इसलिए ऑप्शन वन इज रॉन्ग। नैन्सी ड्रू और हार्डी बॉयज वर टू, नैन्सी ड्रू और हार्डी बॉयज ये दो बुक्स की सीरीज थी जिन्होंने मिस्ट्री जॉनरा पे लिखा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारी घोस्ट राइटिंग वाली बुक्स इसी जॉनरा की होती है। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए मतलब सॉरी, ऑप्शन नंबर वन गलत है। अब ऑप्शन नंबर टू डज नॉट रिसीव क्रेडिट एज अ ऑथर, ये सही है क्योंकि उनका नाम ही रिवील नहीं होता। तो अगर आपको नाम ही नहीं पता किसी ऑथर का तो आप उसे क्रेडिट कैसे दे सकते हो? वो एक हिडन आइडेंटिटी के अंदर काम करते हैं। बेसिस हिज और हर बुक्स ऑन प्री डिटर्मिन्ड गाइडलाइंस, बिल्कुल सही बात है। उनको हम बताते हैं कि आपको ये करना है और उस साइड से वो बुक्स लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट। सॉरी, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट। और ये टू एंड थ्री किस में आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी में आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अभी भी कोई है जिसको समझ में नहीं आया कि हाँ, जिनके भी आंसर सी के सिवा कुछ और थे, आपको कोई डाउट है? ओके, लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चंस। ओके, ये छोटा क्वेश्चन है फिफ्थ वाला तो।
सिक्स्थ का आंसर, आई एम सो सॉरी, इसमें लिखा हुआ है। चलो खैर कोई बात नहीं। ओके ओके, इनफ ऑफ इट। आप लोग बहुत टाइम ले रहे हो पैसेज करने के लिए, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए है, गेस्ट। वो क्यों होगा? क्योंकि ऑथर ने यूज किया है, wait, रुको, ओहो, ओके, हाँ, यहाँ पे इसने लिखा है स्ट्रेटमेयर नोटिस। ओके, स्ट्रेटमेयर ने नोटिस किया कि इंक्रीजिंग अडल्ट्स को मिस्ट्री नॉवेल्स पसंद आ रही थी। इसका मतलब चिल्ड्रन को भी मिस्ट्री नॉवेल्स पसंद आ सकती है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि अडल्ट्स को मिस्ट्री नॉवेल पसंद आ रही थी, इसका मतलब उसने इसने डिड्यूस करके, इससे गेस करके कि चिल्ड्रन को वो सॉरी अडल्ट्स को पसंद आ रही है, तो हो सकता है चिल्ड्रन को भी पसंद आए। तो उसने सरमाइज किया, मतलब एक इंफॉर्मेशन से डिड्यूस करके, गेस करके दूसरी चीज पे अप्लाई किया। तो फिफ्थ का आंसर होगा ए, गेस्ड। ओके, न्यू नहीं है क्योंकि उसको गारंटी नहीं पता था, क्वेश्चन नहीं है क्योंकि उसने क्वेश्चन तो नहीं किया, और प्रूफ नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ प्रूफ हुआ ही नहीं है। उसने सिर्फ गेस किया है कि अगर अडल्ट्स को पसंद आ रही है तो चिल्ड्रन को भी पसंद आ सकती है। Question number 6. According to the passage, the Hardy Boys and Nancy Drew books were created based on the idea that mystery books for adults are popular. ये अभी हमने देखा कि उसको पता था कि adults के लिए popular है। Second option, children enjoy reading about characters they can relate to. ये भी पैराग्राफ में मेंशन है। Girls and boys are not interested in the same thing. ये बहुत ही गलत है क्योंकि दोनों मिस्ट्री नॉवेल्स थी। नैन्सी ड्रू फीमेल्स के लिए थी और हार्डी बॉयज मेल्स के लिए थी, और दोनों बहुत पॉपुलर है और दोनों मिस्ट्री नॉवेल्स थी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल गलत है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, एनी डाउट? वील मूव टू ग्रामर नाउ। अगर आपको पैसेज में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, वील मूव टू ग्रामर नाउ। इज द स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन विजिबल नहीं है? यस मैम। ओके ओके, स्क्रीन विजिबल है। तो अब इसके टॉप मतलब इसके 5 क्वेश्चंस के आंसर। अच्छा, आपके पास ऑप्शंस तो है नहीं। वेट, चलो ऐसे ही बताती हूँ। ओके, he succeeded dash dint of perseverance and sheer hard work. मैं आपको ऑप्शंस चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। इन 3 ऑप्शंस में से चूज करो, 1, 2 या 3 फॉर क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, नहीं, इसका आंसर है बाय। इसका आंसर बाय इसलिए है क्योंकि चलो एलिमिनेट करते हैं। एट तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप सक्सीड करोगे इसकी और इस चीज की मदद से, तो एट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्रेपोजिशन यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद विथ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि विथ और बाय में डिफरेंस होता है।
विथ हम यूज करते हैं जब हम कोई टूल यूज कर रहे हो, और अब जब हम कोई पर्सन या क्वालिटी यूज कर रहे हैं तो बाय आता है। तो अगर हम बोले कि ही रोट द प्रोजेक्ट विथ अ पेन, सॉरी पेन, तो यहाँ पे विथ इसलिए आएगा क्योंकि पेन इज अ टूल। और अगर हम लिखे ही रोट अ प्रोजेक्ट बाय हार्ड वर्क, तो यहाँ पे बाय इसलिए आएगा क्योंकि हार्ड वर्क इज अ क्वालिटी। इज इट क्लियर? ये आप रूल नोट कर लो। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पे परसिवियरेंस और हार्डवर्क क्वालिटीज है, टूल्स नहीं है, इसलिए बाय आएगा, विथ नहीं आएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस डैश नीड फोन, सॉरी, या मैं ऑप्शन दे देती हूँ। ओके, जल्दी जल्दी आंसर करो, वी डोंट हैव मच टाइम। सबका आंसर सही है। इन केस ऑफ नीड होता है, ये काफी नॉर्मली यूज्ड फ्रेज है और कुछ यहाँ पे सूट नहीं करेगा। बाय वर्च्यू क्या आएगा, ये आप खुद ही आंसर कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर लिखो बिना ऑप्शंस के। बाय वर्च नहीं, बाय वर्च्यू टू द पावर नहीं, बाय वर्च्यू, हाँ ऑफ ही आएगा क्योंकि ये सारे इन केस ऑफ नीड, बाय वर्च्यू ऑफ द पावर, यहाँ सब में ऑफ आएगा, टू नहीं आएगा। बाय वर्च्यू टू द पावर वेस्टेड इन मी नहीं होगा, बाय वर्च्यू ऑफ द पावर, पावर की वर्च्यू तो ऑफ आएगा, पावर की वर्च्यू से, यहाँ मैं बैठ के ऑर्डर कर रहा हूँ तो वो पावर की वर्च्यू है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ऑफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉन्सिक्वेंस डैश हिज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क इन टाइम। इन कॉन्सिक्वेंस ये एक वो होता है, कॉन्सिक्वेंस के साथ कुछ कुछ प्रेपोजिशन के फिक्स रूल्स होते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस के साथ हमेशा ऑफ आता है, तो फोर्थ वाले में भी ऑफ आएगा। या गोइंग, हाँ ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिफ्थ के लिए मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। फिफ्थ का आंसर लिखो जल्दी, फास्ट, बाकी लोग जल्दी आंसर करो। जल्दी, और भी लोग हैं ना क्लास में, आयशा, मिलिंद, आयुष, डॉट, आयुष, कबीर, संजना, सौरभ। prepositions आपको याद करने पड़ेंगे। आयुष, जो दूसरा वाला है जिसने ऑफ लिखा है, ऑफ नहीं आएगा, टू आएगा। ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कुछ रूल नहीं होता, मतलब रूल ही होता है जो याद करना पड़ता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। गोइंग के साथ हमेशा टू आता है। तो गोइंग टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू
विथ रेफरेंस टू आता है हमेशा। क्या आप नोट कर लो, ये सिर्फ रूल्स हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। विथ रेफरेंस टू, अगर आप मेल्स ऑफिशियल्स मेल्स पढ़ते हो तो इसमें हमेशा लिखा होता है कि विथ रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन ऑन दिस या विथ रेफरेंस टू दिस दिस दिस, तो हमेशा टू आता है। In order to avoid litigation, he accepted rupees 300 in full settlement of his claim. Sorry, इसमें कोई गलत wrong question. In course of time होता है। हाँ, he died fighting on behalf, हमेशा behalf के पहले on आता है। On behalf, हमेशा on behalf of his son. He persevered in spite of, right कभी, in spite. In the event of, in the event of होता है हमेशा। वेरी गुड कबीर। हाँ, लगता है आप लोग पढ़ रहे हैं। prepositions वगैरह आप खुद एक्स्ट्रा पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, उससे ज्यादा क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इंस्टेड ऑफ, या मिलन 13 का भी ऑफ है। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, इंस्टेड के साथ हमेशा ऑफ आता है। बाय रीजन ऑफ हिज परवर्स एटीट्यूड, हाँ बाय रीजन ऑफ होता है। He acted according, correct, according to, सही है। Okay, so prepositions are done here. आगे और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। अब हम थोड़े से ये करते हैं एंटोनिम्स। इनके आपको मीनिंग्स मोस्टली नहीं पता होंगे, तो आप अपनी नोटबुक अगर खोल के रखो, मैं हर एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी और फिर आप लोग वो नोट करते जाना। अच्छा, असुएज, तो असुएज का मतलब होता है, वेट मैं वो करती हूँ अब। It is antonym. क्या, मैं आपको हिंदी में मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी और It is antonym, मतलब इसके ऑपोजिट के वर्ड बताने ना हमें। हाँ 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 हाँ, एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट, सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग। तो असुएज का मतलब होता है कि मनाना। जैसे मैं अगर आपसे नाराज हो जाऊँ, किसी भी एक पर्सन से, तो अगर आप मेरे को मनाओगे, मेरा गुस्सा लेस इंटेंस करोगे, उसे हम असुएज करते हैं। तो असुएज का लिटरल मीनिंग होता है मेक an unpleasant feeling less intense. Okay, अनुराग, wait, I'll come to the answer. तो assuage का ऑपोजिट क्या हो सकता है, पहले हम सारे वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे। मिटिगेट का मतलब होता है और इंक्रीज करना। ओके, तो मिटिगेट का मतलब होता है किसी, जैसे बोलते हैं ना कि आग में घी डालना। हाँ, तो आग में घी डालने को अगर हम इंग्लिश, ओ सॉरी 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 सॉरी, मिटिगेट का मतलब भी यही होता है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मिटिगेट का मतलब भी होता है हाँ सॉरी, मैंने मिलिटेट के साथ कंफ्यूज कर दिया। एक और वर्ड होता है मिलिटेट, इसका मतलब होता है आग में घी डालना। बेसिकली अगर लड़ाई हो रही है, हम उसे और इंटेंस कर दें। मिटिगेट का मतलब होता है कि मेक लेस सीवियर। नहीं नहीं नहीं, इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना। तो अगर मैं बोलूँ कि जाके उसको, अगर मैं बोलूँ कि जाके, मतलब सुसाइड में बहुत बार यूज होता है इंस्टिगेट, कि उसने सुसाइड करने के लिए उसको इंस्टिगेट किया, भड़काया, तो वो अलग चीज है। मिटिगेट मतलब होता है कि लड़ाई को और बढ़ाना। किसी को भड़काना नहीं होता, लड़ाई को और बढ़ाओ आप, मतलब सॉल्यूशन ढूंढने की जगह लड़ाई की तरफ भागो, तो वो होता है मिलिटेट। मिटिगेट का मतलब होता है लेस सीवियर। अगर आपके घर में आग लगी है और आपने आगे पानी डाल दिया, तो उसे बोलेंगे कि मिटिगेटेड द फायर। ठीक है। इन्फ्लेम का मतलब होता है आग लगाना, कि अभी आकर कोई
बहुत आपको ऐसी मोटिवेशनल स्पीच दे दे कि आप लोग बहुत पैशनेट हो जाओ पढ़ने के लिए, तो बोलेंगे कि इन्फ्लेम कर दिया आप में बहुत हार्ड वर्क की फीलिंग। इन्फ्लेम हम पॉलिटिकल रैलीज में भी यूज कर सकते हैं, जब पॉलिटिकल लीडर्स ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम गवर्नमेंट को गिरा देंगे, और ऐसी बहुत सारी इन प्रोवोक करने वाली बातें बोलते हैं कि गिव मी अ सेकेंड, प्रवोक करने वाली बातें बोलते हैं कि लोग जाग जाए, एकदम जागरूक कर दे। तो इन्फ्लेम का मतलब होता है टू प्रोवोक और इंटेंसिफाई। वेट, हाँ, इनहिबिट का मतलब होता है कि किसी फीलिंग को और ज्यादा इनहिबिट की कोई चीज बढ़ रही हो और रोकना, या फिर उसको वहीं पे कंट्रोल कर लेना, एग्जैक्टली exactly. तो इनहिबिट होता है कि हम कोई चीज को और इंटेंस ना होने दें, तो सॉर्ट ऑफ टू कंट्रोल, टू ब्रिंग इन कंट्रोल बोल सकते हैं हम उसे। हाँ, इनहिबिट। ओके, उसके बाद आता है वेट, हाँ सॉरी, हाँ, कंसीलिएट का मीनिंग होता है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान में अभी वॉर सॉर्ट ऑफ चलता रहता है, तो अगर वो दो लीडर्स आ जाए तो हम बोलेंगे वो कंसीलिएट करने आए, वो मैटर्स को सुलझाने आए हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं। ओके, तो कंसीलिएट, कंसीलिएट टू पैसिफाई बोल सकते हैं, और टू ब्रिंग टू कन्वीवियल स्टेटस। कन्वीवियल का मतलब भी होता है फ्रेंडली स्टेटस, ठीक है। तो लड़ाई करने के बाद सुलझाने को बोलते हैं कंसीलिएट। अब आता है एबोर, हाँ, एवर उस सेंस में यूज होता है कि मैं ऐसा हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ और ये चेंज नहीं होगा। तो एवर इज कम्स इन द सेंस कि हम अपना पॉइंट बहुत स्ट्रांगली रख रहे हैं और हम दूसरे की नहीं सुनना चाह रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं टू assert और टू से। ओके, तो अब हमको पांचों वर्ड्स के मीनिंग्स पता है, तो अब आपको क्या लगता है कि अस्वेज का ऑपोजिट क्या होगा? बी, करेक्ट, बी होगा, क्योंकि असुएज का मतलब होता है पैसिफाई करना, सॉल्व करना। मिटिगेट का भी मतलब वही होता है, इनहिबिट का मतलब भी वही होता है, कंसिलिएट का भी वही होता है, और एवर का मतलब टोटली अलग है, ना ऑपोजिट है ना सिनोनिम है। तो इसका करेक्ट एंटोनिम होगा इन्फ्लेम करना। अब आते हैं रोमांटिक फॉर्म। रोमांटिक हमें पता है, रोमांटिक इज रिलेटेड टू लव, शोइंग ऑफ लव, सॉर्ट ऑफ एस्थेटिकली प्लीजिंग चीजें को भी हम रोमांटिसाइज करना कहते हैं, मतलब उसको पॉजिटिव लाइट में बताना और उसका थोड़ा लव के सेंस में बताना। ओके, आयुष, आपने डी किस बारे में लिखा है? डी क्या आंसर है?
सेकंड का वो अभी आते हैं, देखते हैं। तो फ्रिवोलस का मतलब होता है स्टूपिड। फ्रिवोलस बहुत स्टूपिड चीज जिसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। पेंसिव का मतलब होता है बहुत सीरियस, टेंस। अर्थी का मीनिंग डाउन टू अर्थ, या फिर नहीं, अर्थी का मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है। डाउन टू अर्थ या फिर मतलब बेसिकली रोमांटिक से रिलेटेड नहीं आता है अर्थी का। मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग गूगल करके बताती हूँ। अर्थी का मुझे भी मीनिंग नहीं पता है, एज फार एज आई नो ऐसा कुछ। हाँ, रिजेम्बलिंग। ओके, ओके। तो अर्थी का मतलब होता है रिजेम्बलिंग अर्थ और सॉइल। रिजेम्बलिंग अर्थ और सॉइल। पर अर्थी का एक और मीनिंग होता है वेरी डायरेक्ट अबाउट सेक्सुअल फंक्शन। तो सेक्सुअल वे में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर रोमांटिक से रिलेटेड नहीं है इसका। टेसिट का मतलब होता है अनस्पोकन। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ के रुक जाऊं तो वो इम्प्लाई कर रहा है कि मैं आपके आंसर करने के लिए रुकी हूँ। तो टेसिट का मतलब होता है कि बिना बोले समझ जाना। ठीक है। अब स्केथिंग का मतलब होता है हार्श, क्रूअल, रूड। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर, सेकंड का आंसर? नहीं, सेकंड का आंसर होगा ई। ओके, नहीं, सेकंड का आंसर होगा सी। बट मुझे आंसर गलत लग रहा है। एज फार एज आई नो स्केटिंग होना चाहिए सेकंड का आंसर। आप इसको मार्क कर लो। वैसे तो मतलब जिसने ये शीट प्रिपेयर करी है उसने सी लिखा है, बट आई थिंक वो आंसर गलत हो सकता है क्योंकि अर्थी से रिलेटेड नहीं है। रोमांटिक का ऑपोजिट स्केथिंग होगा, क्योंकि स्केथिंग में होता है बहुत ज्यादा क्रूअल होना, हार्श होना, बिल्कुल लड़ाई के सेंस में। और रोमांटिक उसका पूरा ऑपोजिट। इट्स ऑलरेडी 18-7, आई मीन 6-7। तो मतलब आगे क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बट मैं ये क्वेश्चंस आपके क्लासरूम को मैंने अभी ज्वाइन किया है। वेट, मैं उसमें अपलोड करती हूँ, एक मिनट। वेट अ सेकेंड। या ओके, सो मैं एक डॉक्यूमेंट बना देती हूँ। मैं अभी, वेट, मैं शीट कॉपी पेस्ट करती हूँ। इसमें एक ओके, सो या
सो योर असाइनमेंट मैं अभी पोस्ट कर दूंगी तो आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें एंटोनिम्स की एक्सरसाइजेस हैं, सिनोनिम्स की एक्सरसाइजेस है और एक पैसेज है। वो मैं इंस्ट्रक्शंस दे दूंगी इस पे, बट बेसिकली आपको एंटोनिम्स के हर एक वर्ड का क्लियरली मीनिंग लिखना है, सिनोनिम्स के हर एक वर्ड का क्लियरली मीनिंग लिखना है और उनका आंसर मेंशन करना है और पैसेज को सॉल्व करके रखना है। डू नॉट ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक्सेप्ट फॉर सर्चिंग ऑफ वर्ड मीनिंग्स। वो आप सर्च कर सकते हो। पैसेज के लिए प्लीज खुद की इंटेलिजेंस और खुद के रिसोर्सेज यूज करना, क्योंकि आपको अभी आप चीट कर भी लोगे तो क्लैट में नहीं कर पाओगे और अभी चीट करने का कोई फायदा नहीं है। आप मुझे फूल कर सकते हो बट प्रॉब्लम आपको ही होगी आगे लॉन्ग टर्म में। तो ये आपका असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट टर्म तक आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए। कोई भी मीनिंग पूछ सकता है। ओके, सो दैट्स दैट। एंड प्रोबेबली ये जो मेरी शीट है ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करूंगी, मतलब जब मैं क्लास लूंगी तब मैं ऐसे कंटिन्यू करूंगी। नेक्स्ट क्लास में जो भी इंग्लिश की टीचर आएगी वो कुछ और कंटिन्यू करेगी। तो ये वाला पार्ट मैं खुद नेक्स्ट क्लास में, मतलब जब भी मेरी टर्न आएगी इसके बाद एक क्लास छोड़ के शायद आएगी, तब मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। तो ये शीट कंप्लीट करके रखना। ऑलराइट, मैं अभी अपलोड कर दूंगी तो आप, आई थिंक यू ऑल विल रिसीव दैट। Saurabh, I am in the first year. I joined this year. मैंने क्लैट लास्ट ईयर ही दिया था सितंबर में. Why do you ask that? Okay, no problem. But किसी और को कुछ और डाउट? आज की क्लास यही एंड करेंगे. Okay, Saurabh, no problem, no problem. किसी और को कुछ और डाउट? Okay, so we'll end our class here and keep learning and like keep learning vocab and keep reading. और कोई भी डाउट हो तो you all have my mail ID and you can text me there. All right. Okay, cool. Bye bye. Bye bye. Thank you. Okay, welcome. Bye.